नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। वेनेजुएला पर बात करने जा रहे हैं और हमारे साथ एक ऐसी मैं कहूँगा कि हस्ती जुड़ रही हैं, जिन्होंने 4 सेवा मेडल प्राप्त किए हुए हैं, जो सर्वोच्च हैं सेना में। परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र प्रताप पांडे साहब, जिनको हम डीपी पांडे के रूप में जानते हैं, नाम के रूप में जानते हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज उन्हीं से चर्चा करेंगे, तो सीधे जुड़ लेते हैं लेफ्टिनेंट जनरल पांडे साहब के साथ। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, मार्च 2003 में इराक पर भी इसी तरीके से अटैक किया था अमेरिका ने। तब ये आरोप लगाए थे सद्दाम हुसैन पर कि रासायनिक हथियारों का उन्होंने संवर्धन कर लिया है और पूरी दुनिया को उससे खतरा है। किस तरीके से सद्दाम हुसैन की सरकार का तख्ता पलटा गया, जिसमें कुछ दूसरे देशों को भी शामिल किया था अमेरिका ने, और उसके बाद सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार किया गया। ठीक इसी अंदाज में उनको लेकर के यूएस मिलिट्री, यूएस की जो ऑपरेशन टीम थी वो बाहर लेकर के आई, और फिर हमने देखा कि 3 साल बाद 2006 में उसको फांसी पर लटका दिया गया। हालांकि इराक वाला जो मसला था वो थोड़ा पुरानी अदावत थी, जो बड़े जॉर्ज बुश हैं उनको भागने के लिए मजबूर किया था एक टाइम में सद्दाम हुसैन ने, इराक ने, तो उसका बदला उनके बेटे ने लिया, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ठीक वही सब अभी हम देख रहे हैं वेनेजुएला में जो कुछ हुआ है। आप हमारे यस मैन नहीं हैं या आप हमें पसंद नहीं हैं, तो आप तानाशाह होने का आरोप लगा दीजिए, ड्रग्स की तस्करी का आरोप लगा दीजिए, और लगता ये है कि जैसे पूरे क्षेत्र में अपने दबदबे को कायम करने के लिए और दुनिया को एक संदेश भेजने के लिए भी डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ी सैन्य कार्रवाई कर दी। हालांकि कहा जा रहा है केवल 2.5 घंटे में ये सब हो गया। लेकिन आप इस पूरे प्रकरण को, पूरे ऑपरेशन को किस दृष्टि से देख रहे हैं? चलिए, आज मैं बात करूंगा वेनेजुएला के अंदर जो कई लोग कहते हैं कि 30 मिनट के अंदर एक ही ऑपरेशन संपन्न हुआ, और उसका एक बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा। मगर सबसे पहले मैं ये चीज बताना चाहता हूं कि मैं कहते हैं इसके अंदर जो भी बात करूंगा ये मतलब नहीं है कि मैं अमेरिका को लाइक नहीं करता। मेरे कई वीडियोस और मेरे ट्विटर कमेंट्स उनकी डुअलिटी और डुप्लिसिटी के बारे में बात करते हैं। वो बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। मगर एक चीज की मैं उनकी दाद देता हूं, और वो दाद आपको, हमको सबको देनी पड़ेगी, कि वो नेशनल इंटरेस्ट से फोकस है। वो आपको झूठ बोलें, आपके ऑपोजिशन पार्टी को खरीद लें, मीडिया वालों को पैसा दे दें, वो एक किसी को तानाशाह बता दें, किसी को कुछ बता दें। जो वेनेजुएला में हुआ वो भी एक तानाशाही का एक तरीका रूप है। वेनेजुएला के अंदर मदुरो तानाशाह रहे होंगे, मगर जिस तरह आप एक देश के अंदर घुस करके उसमें तख्ता पलट करते हैं वो भी एक तानाशाही का एक रूप होता है। मगर इन सबके बावजूद मैं वो एक दाद देना चाहूंगा कि वो ये चिंता नहीं करते कि वहां की देश के लोगों के साथ में क्या बीतेगी। वहां पे रेडिकल एलिमेंट्स पावरफुल हो जाएंगे, जैसे इराक में सद्दाम हुसैन को हटाया और वहां पे आज आईएसआईएस का पूरा उस इलाके के अंदर और दाएं बाएं सब जगह कंट्रोल है। असाद को हटा दिया, वहां पर आईएसआईएस का बॉस आ गया वहां पर। बांग्लादेश के अंदर उसको हटाया, क्या कहते हैं, शेख हसीना को हटाया, और वहां पे आपने यूनुस और एक रेडिकल एलिमेंट को डाल दिया। इमरान खान को जेल में डाला और वहां पे एक रेडिकल एलिमेंट को डाल दिया। वो ये चिंता नहीं करते कि अफगानिस्तान में अफगान की औरतों का क्या होगा, वहां के आदमियों का क्या होगा, उससे मुझे मतलब नहीं है। मगर मुझको ये मतलब है कि अगर ये रिसोर्स मुझको न मिला तो मैं रशिया, चाइना, इंडिया, मेक्सिको
जिसको भी है हम उसको भी नहीं लेने देंगे, ताकि मेरा जो एक दबदबा है वो दबदबा बना रहे। 200 साल 250 साल इन्होंने इसी तरीके से काम चलाया, और खास तौर से पिछले एक सेंचुरी के अंदर तो बिल्कुल ही ओपन ओवर्ट रहा। मगर इसका एक जामा पहना देते हैं ये लोग, और वो है डेमोक्रेसी का और तानाशाही का, कम्युनिज्म का। कुछ न कुछ एक जामा पहना करके काम करते हैं। बट लेट्स कम टू वेनेजुएला। वेनेजुएला में भी उनका जाना एक कंपल्शन था। लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड। वेनेजुएला के अंदर देखिए 2-3 चीजें हो गई। आपके देश में से हमारे बांग्लादेश है। बांग्लादेश में 1971 में हमको, इसलिए हम वहां पर जो रेप हो रहा था या ब्रुटैलिटी हो रही थी उसके लिए नहीं गए, मगर 10 मिलियन बांग्लादेशी हमारे देश में आकर के अगर बैठ जाएंगे और वहां से माइग्रेशन हुआ, क्रिमिनल नेटवर्क हो जाएगा, वो सब पूरी कार्रवाई होगी, तो वो हमारे देश के सिक्योरिटी, इंटरनल डेमोग्राफी को चेंज करने की बात हो जाती है। वेनेजुएला जो है एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस, बहुत ज्यादा जनसंख्या वाला लैटिन अमेरिका का देश है, राइट। 30 मिलियन पॉपुलेशन है। उस 30 मिलियन पॉपुलेशन से अगर 7 या 8 मिलियन पॉपुलेशन पिछले एक दशक के अंदर उस जगह को छोड़ करके अमेरिका और उसके दाएं बाएं के देशों में चली जाए, तो एक नेचुरली एक डेमोग्राफिक चेंज होता है। और डेमोग्राफिक चेंज के साथ साथ में एक क्रिमिनल तबका भी वहां पे आता है, और जो वहां से क्रिमिनल की एक्टिविटी करता है। तो एक ये जो बात है वो उसकी सही है। दूसरा, ड्रग कार्टल। ड्रग्स तो एक्चुअली कोलंबिया में सबसे ज्यादा बनते हैं, ठीक है। 1% ड्रग वेनेजुएला का वहां पे आता है। मगर एक सिस्टम है लैटिन अमेरिका में, जो बाय द वे अमेरिकन कंट्रोल्ड है एक तरीके से। अमेरिका के जो टॉप क्रिमिनल्स हैं वो कंट्रोल करते हैं, और वो जो ड्रग कार्टेल है वहां से ड्रग्स आते हैं। वो एक उन्होंने खैर बहाना बनाया हुआ है, बट एक वो तो प्रॉब्लम है ही है अमेरिका के अंदर ड्रग्स का। तीसरा, a lot of people are talking about oil, right? और इससे ऑयल के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? पूरे देश दुनिया के अंदर जो टॉप ऑयल जहां पर रिजर्व्स हैं, वो एक क्या कहते हैं, सबसे नंबर 1 पे वेनेजुएला है, ठीक है। जहां पर तकरीबन बताते हैं कि जो उनकी जो ऑयल की कैपेसिटी है, वो आई जस्ट टेल यू, इट इज अबाउट मैंने कि नोट $303 बिलियन का रिजर्व बताते हैं, ठीक है। इट इज अबाउट 15 to 20% ऑफ द वर्ल्ड नोन रिजर्व्स। ना वहां पर है, ईरान के अंदर है, सऊदी अरेबिया में है, यूएई के अंदर है, और इराक के अंदर था। तो ये सारे के सारे इलाके जो हैं, इनकी जो कॉर्पोरेशंस हैं अमेरिका की, उनकी कंट्रोल में है। वेनेजुएला के अंदर क्या हुआ कि कई सालों पहले अमेरिका ने काफी इन्वेस्टमेंट करी। वहां के जो कंपनीज हैं उन्होंने पैसा लगाया, लागत लगाया, और वहां की जो सिस्टम था एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल और उसकी जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑयल को बाहर भेजने का, वो जो पूरी कार्रवाई करी उन्होंने, काफी मेहनत लगाया, उसके अंदर पैसा लगाया। मगर एक टाइम पे जब ये कम्युनिज्म की सरकार आई सोशलिज्म के नाम पर, उन्होंने इसको नेशनलाइज करके स्टेट रन कर दिया। तो जाहिर है वो आपका पैसा उसमें गया, और आपने उस पैसे का हिसाब किताब नहीं दिया है। तो एक ये भी बहाना, और ये जो भी है, आपको ट्रम्प की एक बात तो माननी पड़ेगी, वो 2 टूक बात कहता है। अनलाइक जॉर्ज बुश, अनलाइक बाइडन, अनलाइक क्लिंटन, जो एक अलग किस्म का जामा पहना के चलते थे डेमोक्रेसी के नाम पर, ये तो साफ साफ कहता है भाई वहां का तेल हमारा तेल है, वहां की कंपनियां हमने बनाई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया था, वो सबका पैसा मेरा लगा हुआ है हमारे देश का, और हमने उसका हिसाब किताब लेना है, और हम उस तेल को निकालेंगे और पैसा कमाएंगे। बड़ा साफ साफ उसने एक बार नहीं बोला, कई बार बोला। अब लोग उसको ये कह रहे हैं कि ही इज ब्रांडिंग हिम एज अ क्रिमिनल, ये सब ठीक है, बट उसने बहुत ही ओवर्ट किस्म से बात साफ 2 टूक कही है। और ये अगेन, ये जो चीज है मैं ट्रम्प की बहुत लाइक करता हूँ, वो विश वॉश नहीं करता, वो इधर उधर नहीं करता, 2 टूक सामने बात करके काम चलता है उसका। ये जो कंपनी इन्होंने स्टेट रन कंपनी करी थी, वो स्टेट रन कंपनी पहले $3 मिलियन बैरल का तेल निकालती थी। मगर जब आप सोशलिज्म, और बहुत लोग सोशलिज्म कम्युनिज्म को बहुत मानते हैं, लाइक करते हैं हमारे देश में भी, जहां पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है वहां पे करप्शन बेतहाशा होता है, ठीक है। और यही चीज स्टेट रन कॉर्पोरेशन के अंदर हुई, जहां 3 मिलियन बैरल होता था, वहां पे इतना सिस्टम इतना खराब हो गया
कि आज की तारीख में उनका सिर्फ 1 मिलियन बैरल तेल बिकता है, राइट, निकलता है। तो सिस्टम इनएफिशिएंट हो गया। जब सिस्टम इनएफिशिएंट होता है फिर क्या हुआ, कोई 10 एक साल पहले एक ऑयल शॉक हुआ, पूरे ऑयल प्राइसेस गिर गए। आपको पता है कि एक टाइम पे $110 बैरल होता था, आज कोई 50-60 के बीच में ऊपर नीचे गिर रहा है, तो आधा गिर गया। इनकी जो पूरी इकोनॉमी थी वेनेजुएला की, वो ऑयल रन इकोनॉमी थी। इन्होंने कोई भी मॉडरेशन, आप सऊदी अरेबिया को देखिए, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, इनकी जो इकोनॉमी थी पूरी ऑयल के बेस्ड इकोनॉमी थी, बट इनको समझ में आ गया था कोई 20-25 साल पहले, 30 साल पहले, कि कितने दिन तक ये ऑयल के ऊपर चलाएंगे। धीरे धीरे ऑयल का कंपटीशन बढ़ेगा, एनर्जी की डाइवर्सिफिकेशन होगी, पैसा, ऑयल का जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, और हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए। इन्होंने रियल एस्टेट के अंदर, इन्होंने रिलीजियस टूरिज्म के अंदर, इन्होंने कई और चीजें करके डाइवर्सिफिकेशन किया। बट वेनेजुएला जो एक काफी बड़ा देश है लैटिन अमेरिका का और द मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, उन्होंने कोई भी इस चीज के ऊपर काम नहीं किया कि भाई हम मैन्युफैक्चरिंग का बेस डेवलप करें, हम एग्रीकल्चर के अंदर चलें। तो जाहिर है स्टेट रन कॉर्पोरेशंस के अंदर जो है 1/3 ऑयल एक्सट्रैक्शन हो गया, इकोनॉमी आपकी गिर गई। जब वो एक्सट्रैक्शन कम हो गया तो आपकी जो पूरी जो जॉब थे उनको आपने निकाल के बाहर फेंक दिया। जब आप निकाल के बाहर फेंको तो किसको फेंकोगे, जो आपके साथ नहीं है, राइट। बिल्कुल। सो एक इधर का जो एक डिस्टरबेंस था, वो भी एक डिस्टरबेंस काफी खतरनाक हो गया, और वहां पे इन्फ्लेशन ऐसा हो गया कि मिलियन टाइम इन्फ्लेशन हो गया। तो जो वैल्यू उनके पैसे की है, वो वैल्यू ऐसे गिर गई है कि आज की तारीख में जिसके पास में सैलरी है उस सैलरी का कोई फायदा नहीं है, जिसके पास सेविंग थी वो सारी की सेविंग खत्म हो गई है। तो इकोनॉमिकली वेनेजुएला में डिजास्टर है। उनका जो लीडरशिप था ये मदुरो करके, वो ये बड़ी कोशिश कर रहा था। ये एक और बड़ा खतरे का मामला था। अमेरिका वाज नॉट लाइकिंग कि, तो उनकी वो बात सुन नहीं रहा था। वो रशिया और चाइना के क्लोज में था। वो ये चाहता था कि ब्रिक्स के अंदर वो शामिल हो जाए, ताकि जो उसकी एक एक्सचेंज होता है, सेलिंग ऑफ ऑयल, और उसका जो एक्सचेंज ऑफ मनी था, वो सब एक्सचेंज रेट जो है उसके काबू में रहे। वो ये सब चीजें सोच के काफी कोशिश कर रहा था, बट वो ब्रिक्स में शामिल नहीं हो पाया। तो एक ये भी जो खटक रहा था अमेरिकन डीप स्टेट को, जो उनके जो टॉप स्ट्रेटेजिक लीडरशिप है, कि ये चाइना और रशिया के साथ में है, ये ईरान के साथ में इसकी दोस्ती है। नेचुरली अगर आप दुनिया के लेवल पे देखेंगे, मैं अगर देखता हूं, तो मैं देखता हूं कि जो भी आदमी चाइना, ईरान, इनके साथ में अगर दोस्ती करता है, तो एक तरीके से हम लोग ने इस दुनिया में इसको एक्सेस ऑफ इविल हम समझें अगर, रेडिकल कम्युनिज्म, एक्सट्रीमिस्ट, जहां के लोगों को आजादी नहीं है, इस तरह का माहौल है। वो चीज बाय द वे किसी न किसी हालत में आजकल यूरोपियन देशों में भी है, अमेरिका में भी है, देयर इज हार्डली एनी फ्रीडम ऑफ स्पीच और वहां पर भी। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक हमारे माइंड में ईरान और चाइना के खिलाफ कोई एक अलग से एक माइंड शेपिंग है। सो ये सारी चीजें अगर आप देखते हैं, तो ये पूरी जो कार्रवाई करी है अमेरिका ने, वो अपनी नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करने की कोशिश करी है। आज सिर्फ एक ईरान, उसके इन्फ्लुएंस में, जहां पर तेल की खदान बहुत है, और एक रशिया, रशिया काफी लो है इस लिस्ट के अंदर। ये जो दो स्टेट्स हैं, कंट्रीज हैं, वो उसके कंट्रोल में नहीं है। बाकी सारी भी जहां जहां पर भी तेल निकलता है, वो तेल का पूरा इलाका इनके कंट्रोल में है। दूसरा एक चीज मैं समझाना चाहूंगा कि कई लोग सोचते हैं कि ये तो देखो सर्जिकल ऑपरेशन हुआ, ठग से गए अंदर और ठग से बाहर आ गए। ऐसा नहीं है। आप पहली बात 2-3 चीजें देखिए। जो डॉलर है ना, जो पैसा है, जो देश सोशलिज्म पे चलता है, कम्युनिज्म पे चलता है, वहां पे करप्शन भी बेतहाशा होती है। जब जिसके पास वो पैसा जा रहा होता है, वो पैसा आम आदमी के पास नहीं जाता है, वो एक पॉलिटिकल, मिलिट्री, ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप के पास जाता है, जो वहां के टॉप लोग होते हैं। वहां पे उनको करप्ट करना, उनकी जो दुखती नस है, वो पैसा है। जो पैसा होता है वो कहाँ पार्क करते हैं? वो पैसा वेनेजुएला में थोड़ी पार्क करेगा। वो पैसा अपना पार्क करेगा बाहर, बाहर के विदेशों में, स्विस बैंक के अंदर, केमन आइलैंड्स में, मोनाको में, यूएस के अंदर पार्क करेगा। तो जाहिर है जहां जहां उन्होंने पैसा पार्क किया हुआ है, बाहर लेकर के गए अपने करप्शन का, क्रिमिनल पैसे का, जो भी है, उसके ऊपर जब आप दबाव डालोगे, तो वो अंदर की जो पार्टियां हैं वो आपके दबाव में आके कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगी। मिलिट्री काफी पावरफुल मिलिट्री है बाय द वे वेनेजुएला की।
जिसके अंदर 1 लाख, 1.25 लाख के आसपास फौजी हैं, काफी मॉडर्न मशीनरी वगैरह थी उनके पास में, मगर एक भी गोला फायर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसके 2-3 चीजें हैं। मैं थोड़ा तो बैकग्राउंड में जाता हूँ। कुछ महीने पहले से एक बहाना चला कि हाँ, ड्रग जो पेडल करते हैं उनको डोमिनेट करने के लिए हम हाई सीज पे जा रहे हैं। तो वेनेजुएला को उन्होंने सी के रूट पे कंट्रोल करना शुरू किया, और जो भी कोई छोटे मोटे बोट्स थे, आपने कई पिक्चर देखी होंगी, कई वीडियोस देखे होंगे, अपना अमेरिकन एयरक्राफ्ट ने फायर किया और यूएवी से फायर किया, और 5-6 लोग उस छोटे से बोट के अंदर थे, उनको उड़ा करके उन्होंने मार दिया। और ड्रग बस्ट का नाम दिया। कोई ड्रग दिखा नहीं, मिला नहीं, बट एक कंट्रोल जो होता था आइसोलेशन का, थ्रू सैंक्शन, थ्रू जो सी लेन को कंट्रोल करते हैं, वो शुरू किया। फिर धीरे धीरे जो ऑयल टैंकर्स वहां से ऑयल लेके आ रहे थे, उनके ऊपर उन्होंने काबू करना शुरू किया। 1-2 को जला दिया, 1-2 को डिस्ट्रॉय कर दिया, और फिर धीरे धीरे जो वर्ल्ड की जो ऑयल टैंकर्स है, बिकॉज आजकल ऑयल टैंकर ऐसा नहीं है कि वेनेजुएला का फ्लैग चला रहा है, चाइना का फ्लैग चला रहा है, या अमेरिका का फ्लैग चला रहा है। ये सारे कॉर्पोरेशंस होते हैं जिसके अंदर क्रू इंडिया का होगा, जहाज चाइना का होगा, फ्लैग अमेरिका का होगा। इस तरह का एक काम चलता है, जो जिससे हरकतें होती हैं। धीरे धीरे वहां पर लोगों ने जाना शुरू कर दिया। ये जो पैसा था नियरली $1 मिलियन, 1 मिलियन बैरल वर्थ का, वो जो पैसा मिलिट्री थी, जो पॉलिटिकल के जो इनके टॉप ब्यूरोक्रेट्स थे, उनके पास में आना धीरे धीरे कम हो गया। तो जब ये चोकिंग शुरू हुई, मुझको ऐसा लगता है कि ये जो लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप है, मदुरो के अलावा कुछ लोग हैं जिनको खरीदा गया, आर्मी मिलिट्री को खरीदा गया, उनकी लीडरशिप को खरीदा गया। ये सब बहाना है कि ऊपर से उन्होंने क्वाडकॉप्टर से, किसी भी देश के अंदर अगर हेलीकॉप्टर्स जाएंगे, इतने बड़े देश के अंदर कितनी डिस्टेंस से निकल के, कैराकास से उनका कैपिटल है, वहां जाओ, उस कंपाउंड में लैंड करो जहां पे कम से कम सैकड़ों लोग मदुरो के देखभाल के लिए, सिक्योरिटी के लिए होंगे, और कोई वहां पे गोली एक्सचेंज ऑफ फायर नहीं होता है। आप गए, आपने बेड से उसको और उसकी वाइफ को उठाया, जहाज के हेलीकॉप्टर के अंदर डाला, उठा करके एक उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है आयोजिमा, वहां पे ले गए और उसको वहां पे लैंड करके वापस अपना आउट कर दिया। दिस इज ओनली पॉसिबल जब जो सेकंड लीडरशिप है और मिलिट्री लीडरशिप है, सबको पैसा खिलाया गया हो कि भाई ऐसा है, तुम्हारी हालत देश की बहुत बुरी है, हमने सैंक्शन ऐसा लगा दिया है, तकलीफ आपको बहुत हो रही है, आप इसको निकाल दो, सेल हिम ऑफ। तो दे हैव सोल्ड ऑफ देयर लीडर, टू बी ब्लंट एंड ब्रूटल अबाउट इट। यस, ऑपरेशन बहुत अच्छा था, 25 मिनट के अंदर, 30 मिनट के अंदर ही पूरी कार्रवाई खत्म हो गई उसको निकालने की। फायरिंग तकरीबन 2 बजे के आसपास शुरू हुई। 4:30 बजे ट्रंप ने आकर के अनाउंस कर दिया कि मदुरो हमारे पास में है, और ये सब कुछ ड्रामा तकरीबन आधे घंटे से 2.5 घंटे के अंदर ये सब खत्म हो गया। बस उसकी तैयारी, कितना पैसा, कितना चोकिंग, कितना ब्लैकमेल, कितना जो सीआईए और स्टेट डिपार्टमेंट के ऑपरेटिव्स थे वो अंदर मिलकर कैसे उन्होंने ये कार्रवाई करी होगी। S-300 डिप्लॉयड थे, एक मैन पैड फायर होता तो चिनूक एक नीचे गिर जाता और ये पूरा का पूरा ऑपरेशन खत्म हो जाता, राइट। बट आप ये समझिए कि कहीं टॉप लीडरशिप को उन्होंने खरीदा और ये काम उन्होंने बड़ी तेजी के साथ में करके दिखाया। सुनने में आ रहा है कि वहां पे सिविल कैजुअल्टीज हैं कुछ, सच या झूठ अभी भैया तो बाद में पता चलेगा। उसके बारे में तो आपको पता ही है कि अमेरिका ने बाद में बोलना है सॉरी, हमसे गलती हो गई, और वो उनको कोई इंटरनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जाएगा नहीं। आज की तारीख में यूरोपियन यूनियन जो उनका साइड किक है, नेटो साइड किक है, यूएन ने कुछ बोलना नहीं है सबके मुंह में। मैं बार बार बोलता हूं कि दही जम जाता है जब ऐसा होता है, राइट। यही चीज अगर आज रशिया कर रहा होता, या रशिया ने कोशिश करी थी तो लोगों ने क्या बोला, चाइना ने अगर कोशिश करी तो क्या हुआ। बट द बॉटम लाइन इज माइट इज राइट। आज की तारीख में नंबर 1 पावर है, सुपर पावर स्टिल अमेरिका है, और उसने मिलिट्री पावर में कम से कम 3 टाइम गुना है अभी भी। चाइना के इकोनॉमिक पावर में भी 2-2.5 गुना ज्यादा है। उसने अपना ये काम खेल कर दिखाया, और आई थिंक दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। चीन का बयान में देख रहा था, उन्होंने कहा कि बेहद चौंकाने वाली घटना है, और वैसे भी बाकी सारी चीजों को अगर हम अभी साइड लाइन रखें जनरल पांडे साहब, जी जी, तो जिस तरीके से पति पत्नी को घसीट करके ले गए हैं, उनको बंधक बनाया है, उनको कैदी बनाया है, और
अभी न्यूयॉर्क की भी विजुअल्स आ गए हैं जहां इन पर मुकदमा चलाने की तैयारी चल रही है। ठीक है, आप अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं, सारी चीजें हैं, और आप एक शायद दुनिया को मैसेज भी देना चाहते हैं। क्या इसी तरीके से अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे, ये जो इन्होंने कहा था वापसी से पहले कि हम ग्रेट बनाएंगे अमेरिका को? यानी क्षेत्र में अगर कोई आपका यस मैन नहीं है तो आप 150 विमान भेजेंगे, कुछ हेलीकॉप्टर भेजेंगे, डेल्टा भेजेंगे, उसके बाद उसका तख्ता पलटेंगे, उसको गिरफ्तार करके ले जाएंगे, उसकी पत्नी को भी उठा के ले जाएंगे। मैसेज क्या दे रहा है अमेरिका? देखिए, चाहते हैं आज हाँ, कई लोग काफी बुरा मान रहे हैं कि मदुरो को उसकी वाइफ के साथ में उठा करके अमेरिका अपने देश में लेके आया उसको ट्रायल के लिए, और ये बहुत ही एक नाहक और गलत एक्शन है। और ट्रम्प जिसने बोला था कि नो वॉर, हम पीस पे चलेंगे और इंटरनल उस पे देखेंगे, ये सब चीजें बड़ी गलत हैं। मुझे तो ये जो ट्रेंड है इसमें कोई नया ट्रेंड तो है नहीं। मैं चीज को एक एक्शन, इमीडिएट एक्शन नहीं देखता, मैं एक लार्जर स्ट्रेटेजिक कैनवस में देखता हूं, क्योंकि अमेरिका ने जब ब्रिटिश और फ्रांस और जो यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स थे, जब उनको पुशबैक किया कि आप अपनी कॉलोनीज को छोड़ो, वो इसलिए नहीं किया था कि अपनी कॉलोनीज को छोड़ो, वो इसलिए किया रहा था कि उनको कोई ऐसा प्यार मोहब्बत नहीं था जहां जहां पे उनकी कॉलोनीज थी, उनको ये चाहिए था कि दे वांटेड टू बिकम पावरफुल। इनफैक्ट अगर आप ये देखो तो यूरोपियन यूनियन के भी जो देश हैं वो भी किसी न किसी तरीके से उनके अमेरिकन पावर के अंडर कंट्रोल हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में उन्होंने यकीन करा कि कोई भी पावर रह न जाए, और उन्होंने कई जगह पर एक्चुअली जो ब्रिटिशर्स थे उनको लग रहा था कि शायद हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो हमारी बहुत पैसे की तंगी हो गई और इकोनॉमिक पावर, हमारी मिलिट्री पावर में कुछ छीन छीन हो गई है, हम वापस आ जाएंगे। उन्होंने इतनी जगह उसने यूके को लेट डाउन किया अमेरिका ने, टू इंश्योर कि उनका जो वर्चस्व है बने और फिर कायम रहे और हमेशा के लिए कायम रहे। तो उन्होंने पिछले 1940 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से लेकर के अभी तक कई ऐसे एक्शन करे। दिस इज नॉट द फर्स्ट वन, ठीक है, जहां उनको लगता है कि रेडिकल एलिमेंट्स हैं, इस्लामिस्ट है, कम्युनिस्ट है, लाइक नॉर्थ कोरिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। नॉर्थ कोरिया में आज बने हैं न्यूक्लियर बॉम्ब, बट नॉर्थ कोरिया में कोई ऐसा एसेट है नहीं उनको, रिसोर्स जिसके लिए उनको वहां पर जाकर के वो कब्जा करने की जरूरत है। तो नॉर्थ कोरिया के अंदर जो पॉपुलेशन है वो तड़प रही हो। आपने अगर विजुअल देखे नॉर्थ कोरिया का, जब उनका लीडर डिक्टेटर सड़क के ऊपर आता है तो हजारों की संख्या में मिलिट्री जनरल्स, ऑफिसर्स, वो जैसे ज़ॉम्बी होते हैं ना, रोबोट की तरह तालियां बजाते हैं। वहां पे गरीबी है, सब कुछ है, बट वहां पे कोई इंटरवेंशन नहीं है। अगर हम बोलें कि वो धर्म के नाम पर भी काम करते हैं तो आप आज देख लीजिए नाइजीरिया के अंदर, सोमालिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर जहां पे क्रिश्चियंस हैं उनको मारा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। तो ऐसा भी नहीं है वो क्रिश्चियनिटी के लिए कहीं जा रहे हैं, राइट। तो ये जो उनकी कार्रवाई है वो आज से नहीं चल रही है, वो हर जगह पर जहां पर पावर जो है पैसे से आता है। पैसा दो चीजों से आता है, वो है रिसोर्स, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो मेजर रिसोर्स था वो था पेट्रोलियम, एनर्जी। इसी तरह से पेट्रो डॉलर हुआ, इसी के साथ में सऊदी अरेबिया के हाथ में उन्होंने शेक हैंड किया। उन्होंने बोला सऊदी अरेबिया को, तुमको जहां जहां टेररिज्म चलाना है, जहां जहां रिलीजन का मामला चलाना है, तुम चलाओ, मुझे उससे मतलब नहीं है, बट हमारे साथ में रहो और रीजन को कंट्रोल करो। सो दे अंडरस्टूड कि मक्का मदीना जहां पर है उसके थ्रू एक गल्फ, एक ट्राइबल माइंडसेट, एक रिलीजन माइंडसेट कंट्रोल रहेगा और हम उसको मैनेज करते रहेंगे। तो इस तरह उन्होंने ईरान के ऊपर कार्रवाई करी, उन्होंने इराक पे करी, उन्होंने अगर आप उसका क्या नाम है देश का, निकारागुआ को देखोगे तो निकारागुआ के अंदर ऐसी सेम एक ऑपरेशन किया, उनकी लीडरशिप को लेकर के वो बाहर आए। इराक के अंदर किया उन्होंने, जहां जहां जरूरत थी, उनको लगता था मुझे बहुत जरूरत है कार। फॉर एग्जाम्पल क्यूबा के अंदर कोई रिसोर्स नहीं है, राइट। और तो क्यूबा इज अ प्रॉब्लम बिकॉज वो एक सोशलिस्ट कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, मगर उनके पास में कोई रिसोर्स नहीं तो वो वहां जा नहीं रहे। जहां जहां रिसोर्स है, जहां पर भी उनके पास में, दूसरा उनको रिक्वायरमेंट है मार्केट्स की, जहां उनकी मार्केट है वो मार्केट कंट्रोल। तो टेक्निकली अगर आप अमेरिका को देखिए,
ऑल मेजर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस का जो हेडक्वार्टर्स है या कंट्रोल है, जिसको बोलते हैं, मैं इंडस्ट्रियल मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स लोग बोलते हैं, मैं उसको सिर्फ एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस का जो कंट्रोल है, वो सारा हेडक्वार्टर, वो सब कुछ जो पैसे का कंट्रोल है, वो अमेरिका में है। तो एक्चुअली अमेरिका की जो मिलिट्री है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए कम, बस इन इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस के लिए काम करती है, जो जिनको रिसोर्सेज चाहिए अपने, जहां जहां पे कंपनीज हैं उनको रिसोर्स चलाने के लिए, वो एनर्जी हो, चाहे रेयर अर्थ मटेरियल, आजकल रेयर अर्थ मटेरियल हो गया है, पहले और भी मटेरियल थे, उनके लिए उनको काबू करके रखना उसकी जिम्मेदारी है। सो दे आर नॉट वर्किंग फॉर अमेरिकन पीपल, ये लोग अमेरिकन पावर को नंबर 1 रखने के लिए पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा कोई बड़ा अजीब तो नहीं लग रहा है, क्योंकि इनकी तो हिस्ट्री तकरीबन हर डिकेड के अंदर इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा किया है, उसको करेंगे। इस केस में सिर्फ फर्क ये है कि ट्रंप ने बड़ा साफ साफ बोला कि भाई हमारा तेल है, अब बताओ आप तेल किस हिसाब से उनका हो सकता है। वेनेजुएला एक अलग कंट्री है, अमेरिका वहां से सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर है, मगर वो कह रहे हैं कि वो तेल हमारा है, हम उसके ऊपर कब्जा करेंगे, हम उसको निकालेंगे, हम उसको बेचेंगे और फिर हम पैसा कमाएंगे और वी विल बिकम रिच, एंड हम वेनेजुएला को भी रिच करेंगे। दिस इज द फर्स्ट टाइम बाय द वे वेनेजुएला विल बी रन, वेनेजुएला की जो कंट्री का कंट्रोल है, वो कहता है कि मेरा जो डिफेंस मिनिस्टर है हेक्सेथ, वो उसको लुक आफ्टर करेगा। सो वहां का जो डिप्टी जो नंबर 2 है अपना, क्या नाम है उसका, उपराष्ट्रपति जी वहाँ है। क्या इसका नाम है बंदे का, डेल्सी रॉड्रिग्स, राइट, वाइस प्रेसिडेंट, उसको उन्होंने बना दिया है, भाई तुम अपना चार्ज संभालो। डेल्सी ने बोला है कि भाई हमारा तो प्रेसिडेंट कहते हैं मदुरो ही है, बट ये सब आपको पता ही है कि सब खोखली बातें हैं। आई एम श्योर दे मस्ट हैव स्ट्रक अ डील विद रॉड्रिग्स, और वो वहां पर उस देश को तब तक चलाएगा जब तक कोई नया बिल्कुल उनका जो फेवरेबल कैंडिडेट वहां पर आना जाए। और रॉड्रिगो को मालूम है कि अगर वो अमेरिकन की बात नहीं सुनेगा तो अगला जहाज उसको भी उठा करके ले आएगा और उसको भी ट्रायल कर देगा। सो आई थिंक ये बड़ा एक कोई खास बड़ी चीज नहीं है। द ओनली थिंग इज, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ट्रम्प ने साफ साफ बोला भाई हमको तो तेल चाहिए, अब हम जहां भी जाएंगे। ये दुनिया को एक वार्निंग भी देता है, समझाता है कि हमारी जो पावर है वो डिमिनिश नहीं हुई है। आप ये मत सोचो कि मैं कंट्रोल में नहीं हूं, अगर आप मेरे साथ में नहीं है और रिसोर्स आपके पास में है तो हम आएंगे आपके पास और हम आपको कंट्रोल में करेंगे। देखो, 2 चीज बोली उसने जब ट्रंप अपना पावर में आ रहा था। उसने बोला कि कनाडा विल बी माय 51st स्टेट, राइट, ग्रीनलैंड को हम कब्जा कर लेंगे, ठीक है, वो भी हमारा है। 2 ये भी जगह है जहां पे तेल बहुत है, राइट। और ग्रीनलैंड के कनाडा में क्या था कि जो उसकी लीडरशिप थी उस टाइम के ऊपर, वो थोड़ा सा उसको बिहेव नहीं कर रही थी। जैसे वो लीडरशिप हट गई है, आज वो कनाडा के बारे में कोई बातचीत नहीं करता है, सब कुछ उसके साथ में ठीक ठाक है और ग्रीनलैंड उनके काबू में है ही एक तरीके से। तो ये जो 2, ये भी काफी बड़े बड़े तेल के खदान हैं और रिजर्व्स हैं। फॉर फर्स्ट टाइम बाय द वे अमेरिका को एक ऐसा मौका आया कि उन्होंने अपने यहाँ का तेल जो फ्रैकिंग से बनता है, बड़ा एक्सपेंसिव होता है, उन्होंने उसको निकाल करके बेचना शुरू किया। बिकॉज ये दे वांटेड, बिकॉज उनकी भी इकोनॉमी, आप ये भी देखो कि अमेरिका की जो इकोनॉमी आज कोई बड़ी अच्छी हालत में नहीं है, बहुत मुश्किल हालत के अंदर है। दे आर ऑलरेडी डाउन बाय 35 ट्रिलियन डेट, राइट, 35 ट्रिलियन डेट। अब वो पैसा वो भी कहां से कमाए, उसको मैनेज करने के लिए उसको भी तेल चाहिए। तो ये जब यूक्रेन रशिया की वॉर हुई, आप उसके अंदर एक मेजर चीज देखिए, जब स्टार्ट हुआ था तो ट्रंप ने नहीं स्टार्ट किया, बाइडेन ने स्टार्ट किया। ट्रंप बाइडेन को बहुत गालियां देते हैं, मगर आप उसका रीजन देखो। उसने यूरोप को बोला कि भाई आप तेल रशिया से मत खरीदो, मुझसे खरीदो, हमारी कंपनी से खरीदो। तो एक बड़ी प्लान तरीके से रशिया के ऊपर पूरी कार्रवाई हुई, उसको आइसोलेशन करने की, सैंक्शन करने के लिए। जो भी तेल की कंपनियां उनके साथ में डील करती हैं उनको उन्होंने सैंक्शन लिस्ट में डाल दिया, और सारे देशों के साथ में ये डील हो गया कि भाई आपने अगर तेल खरीदना है तो अमेरिकन तेल खरीदो, थोड़ा महंगा बिकेगा बट कोई बात नहीं, गारंटी है। एवरीबॉडी व्हाइल बाइंग एनर्जी, पावर खरीदने के लिए, एनर्जी खरीदने के लिए सस्ता
मगर मोर स्टेबल रास्ता चाहता है। उसको ये पता होना चाहिए कि आजकल स्टोरेज नहीं है किसी भी देश के पास। बहुत कम लोगों के पास में 5-6 महीने का स्टोर होता है तेल रखने के लिए। तेल की कंजम्पशन इतनी तेजी है कि वो टैंकर आते ही कंज्यूम होने लगता है। तो हर देश एक स्टेबल रूट चाहता है, और रशिया वाज नॉट एबल टू गिव द स्टेबल रूट। उसको सिचुएशन ऐसी क्रिएट गई कि उनको आप स्टेबल रूट ना दें। तो जो वेनेजुएला का खेल है, बड़ा साफ साफ उनकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट मिलिट्री लीडर है, उन्होंने तो बहुत साफ साफ बोल दिया है कि वहां पे मिनरल्स हैं, जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर उससे ज्यादा तेल की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम वहां जा रहे हैं। उन्होंने एक भी जगह डेमोक्रेसी, ड्रग, क्राइम कुछ नहीं बोला। उसने बोला अगर मदुरो हमारे साथ हो जाता, भाई पाकिस्तान जैसा देश जहां पर पूरा गदर हो रखा है, ठीक है, अफगानिस्तान जहां पर तालिबान का जो रूल था, जो फर्स्ट रूल था, बहुत ही ड्रैकोनियन था, वो उनके साथ में गेम खेलते हैं, उनके साथ चलते हैं। वो आपके पास लोगों के पास औरतों की पावर क्या है, एजुकेशन लड़कियों की हो रही है नहीं हो रही है, ये सिस्टम है एनजीओ के थ्रू कंट्रोल करने का, एक मैसेजिंग नेटवर्क करने का। तो वेनेजुएला केस इज आल्सो सेम कि इफ यू आर विद मी, वो बड़ा एक अच्छी लाइन है, आइदर यू आर विद अस और यू आर ऑन द हाईवे, ठीक है। आई थिंक जॉर्ज बुश ने बोला था एक टाइम के अंदर। सो दिस द सेम मैसेजिंग व्हिच इज देयर। 3 कारण बताए इन्होंने फेस सेविंग के लिए कह लीजिए या दुनिया को समझाने के लिए कह लीजिए। इनका कहना था कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वेनेजुएला खतरा बन गया था और वहां से अमेरिका के खिलाफ भी साजिशें रची जा रही थी। दूसरा, इन्होंने कहा है कि कोकीन, फेंटेनाइल जैसे खतरनाक ड्रग्स की तस्करी हो रही थी, अमेरिका भेज रहे थे ये, और इस सब को खत्म करने के लिए इसको सत्ता से बेदखल करना बहुत जरूरी था। तीसरी बात इन्होंने कही है कि मादुरो की जो नीतियां थी, इससे वेनेजुएला के लोग भी परेशान हो चुके थे और बड़े पैमाने पर भाग करके अमेरिका की तरफ आ रहे थे। ये 3 कारण क्या गले से नीचे उतरने वाले हैं? उनको तानाशाह बताना, चलिए तानाशाही तो दुनिया के बहुत सारे देशों में है, जहां चुनी हुई सरकारें नहीं है या डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पर डग्गामारी से ही शासन चल रहे हैं। आप कहां कहां जाकर के कितने आप तख्ते पलटेंगे। लेकिन ये सब बता करके आपने एक सैन्य कार्रवाई कर दी। यूएन का हालांकि बयान आया है पांडे सर, उसने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया गया है। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक और मैं कर देता हूं, आप दोनों का साथ में जवाब दे सकते हैं। रूस ने और चीन ने कहा है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई जानी चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। जी। कई लोग बता रहे हैं कि भाई यूएन ने भी एक मैसेज दिया है, इंटरनेशनल लॉ वायलेट हो गया और चाइना और रशिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बनाना चाहते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं, यूनाइटेड नेशन आज ही डिफंक्ट नहीं था, जब से बना है तब से डिफंक्ट था। अगेन एक अब मेरे कई पुराने वीडियोस हैं, चैट्स हैं, पॉडकास्ट हैं लोगों के साथ में, मैंने हर जगह ये चीज बताई है कि ये जो इंस्टीट्यूशंस थे, दे वर मेड बाय पावरफुल। ये इंस्टीट्यूशंस इसलिए बनाए गए थे ताकि यही कॉलोनियल मास्टर्स इकट्ठे होकर के वो ऐसे रूल बनाएं कि मार्केट और रिसोर्स उनके काबू रहे। तो जो देश मार्केट और रिसोर्स काबू में नहीं देता था उनको, उसके खिलाफ एक वो एनजीओ के थ्रू इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और मैं इनको उतना ही खतरनाक मानता हूं जितना अलकायदा और आईएसआईएस थे, क्योंकि ये थोड़ा सा एक मीठी गुट्ठी कहते हैं पिला करके, जुमले चला करके लोगों को काबू करते थे। ये बाकी जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये 150 लोगों को मारते हैं, मगर ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा ही पैसा लेकर के, हमारे ही को कंट्रोल में लेकर के और कई लोगों को मरवा देते हैं। ठीक, आप जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है उसको देखिए, जो ये पूरा कोविड वैक्सीन का पूरा तमाशा था, बिना ट्रायल बिना टेस्टेड
ये एनफोर्स करना कि उन्हीं कंपनी की लो, जो विदेशों की कंपनियां हैं उनके वैक्सीन लो। दीज आर ऑल प्लान्ड स्टफ। कितने लोग मर गए, कितने लोगों की आगे भी मौतें होंगी उन कारणों से, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, एंड ये अकाउंटेबल नहीं होते। सो यूनाइटेड नेशंस का एक बयान दे देना, वो सब ऐसे ही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल भी हो जाएगी तो वहां पे तो वोटिंग, वीटो पावर का कंसेप्ट है, वो जाकर के वहां डिस्कस करेंगे, कोई बातचीत होगी। मगर ये कहना कि अमेरिका चाइना को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, आप यूएनएससी में मीटिंग बुला लीजिए तो चाइना जो है अपना पाकिस्तान को प्रोटेक्ट कर लेता है। ये सब दिखावा है। जो बड़े देश है, रशिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन के जो टॉप कंट्रीज हैं, अमेरिका की कंट्री हैं, ये यूएन के अंदर आकर बैठ के थोड़ी देर बातें होते करेंगी। हम लोग भी खुश रहते हैं कि हमने भी गए और हमने भी वहां बयानबाजी करी और हम चले आए, मगर दे आर ऑल टूल्स फॉर कंट्रोलिंग द वर्ल्ड, राइट। सो इसको तो आप छोड़ दीजिए। दूसरा जो पॉइंट एक है कि वेनेजुएला के काफी लोग माइग्रेट करके अमेरिका में जा रहे हैं, वो सच है। पिछले 10-15 साल के अंदर 7 से 8 मिलियन लोग वेनेजुएला में आ गए और वहां पर रह रहे हैं। और उससे मैंने पहले भी है कि एक क्राइम, एक ड्रग्स और एक जो एक डेमोग्राफी शिफ्ट होती है, चैलेंजेस होते हैं, उसमें एक फर्क पड़ता है। बट अमेरिका को भी वेनेजुएलन पॉपुलेशन की जरूरत है। वहां पे कई बार वो ट्रम्प कहते हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग इंडिया वहां पे अमेरिका में शिफ्ट करेंगे। अमेरिकन जो लोग हैं, जो ओरिजिनल अमेरिकन तो खैर उन्होंने मार दिए रेड इंडियंस को, मगर जो पुराने जो अमेरिकन हैं जो माइग्रेट करके यूरोप से गए थे, उनके बच्चों की हालत हाथों की इतने मोटे मोटे हैं कि अगर आप बोलो कि वहां पे हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे कपड़े बनाने का, तो वो कपड़े बना लेंगे। थोड़ा सा ना समझे की बात है, क्योंकि दे आर यूज्ड टू गुड लाइफ। अभी उनके बस का जो है, मेहनत से काम करना उनके बस का नहीं है। तो ये जो वेनेजुएलन माइग्रेशन से लोग आते हैं, उन्हीं का इस्तेमाल होता है। और अगर यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो आप सोमालिया चले जाइए। सोमालिया में, नाइजीरिया में, वहां से कितने लोग आ रहे हैं। इथियोपिया चले जाइए, वहां पे भी बहुत प्रॉब्लम है, हर जगह प्रॉब्लम है। मगर जहां पर तेल नहीं है, रिसोर्स नहीं है, आप वहां नहीं जाना चाहोगे, राइट। सो एक है प्रॉब्लम, बट ऐसा भी नहीं प्रॉब्लम है कि जो बाकी जगह पे प्रॉब्लम नहीं है वहां पे आप क्यों नहीं गए। दैट इज वन पार्ट। थर्ड, जो आपने जो इशू लोग कह रहे हैं इंटरनेशनल सिक्योरिटी के बारे में कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई वेनेजुएला से इंटरनेशनल सिक्योरिटी के अंदर, उसमें अमेरिका को खतरा यही था कि अगर वो एक ऑल्टरनेट करेंसी के ऊपर चला जाता, वहां की सिस्टम अगर एफिशिएंट हो जाती, तो जो तेल का कंपटीशन है वहां पर, उससे अमेरिका को जरूर खतरा था। क्योंकि उसका तेल जो है खासतौर से चाइना, रशिया की तरफ, रशिया को हेल्प कर रहा था, चाइना को हेल्प कर रहा था। जितना तेल वो पंप करेंगे, ठीक है, वो उतना उनके लिए अच्छा है। तो आई डोंट थिंक सो कि वेनेजुएला, लैटिन अमेरिका के अंदर कई और ऐसे देश हैं जहां पे तकलीफें हैं, राइट। वहां पर ड्रग्स की बात करें तो कोलंबिया इज द राइट प्लेस टू गो, मेक्सिको इज राइट प्लेस टू गो। वहां पे तो ड्रग कार्टल्स है, ड्रग बन रहे हैं। वेनेजुएला के अंदर जो ड्रग्स हैं उसकी जो क्वांटिटी है बहुत ही मिनिस्कुल क्वांटिटी है। रही बात केमिकली मेड आर्टिफिशियल ड्रग्स, फेंटेनिल की बात करी, मुझे लगता है कि ये डील तो उनको चाइना के साथ करनी चाहिए, जहां से सबसे ज्यादा उसका स्रोत चाइना से अमेरिका में आ रहा है, वो चाइना की बात ही नहीं कर रहे, राइट। और रही बात ये केमिकल ड्रग्स की, वो जो केमिकल ड्रग्स हैं, आई थिंक जितना अमेरिका के अंदर खुद बन रहा है, चलो मैं इसकी बात वो करता हूं, पाकिस्तान से ड्रग्स आ रहे हैं, जी अफगानिस्तान से ड्रग्स आ रहे हैं, म्यांमार का जो इलाका है वहां से ड्रग्स आ रहे हैं, वहां पे इंटरवीन करो। वहां पे क्यों नहीं कर रहे हो इंटरव्यू? सो ये सब दिस ऑल कहानियां, वहां पे इंटरवेंशन इज ओनली बिकॉज ऑफ ऑयल। बिल्कुल सही बात आपने कही है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो और जो इनके डिफेंस मिनिस्टर हैं हेक्सेथ, वो अब वेनेजुएला को देखेंगे, यानी वो एक तरीके से वहां पर शासन चलाएंगे। जो उपराष्ट्रपति थी उसको तो कह ही दिया गया है कि आप देखिए। इसका मतलब ये है कि बहुत बड़े पैमाने पर मैनेज किया है वहां पर अमेरिका ने, और तब ये ऑपरेशन को अंजाम दिया है।
जाहिर है, मुझे तो जैसे अगर पीटर हेगसेथ, जो एक ट्रम्प का भी स्टेटमेंट आया है कि पीटर हेगसेथ जो डिफेंस मिनिस्टर है और मार्को रूबियो जो उनके विदेश विदेश मंत्री जी। मंत्री हैं, ये दोनों उस देश को कंट्रोल करेंगे। ये मुझे बिल्कुल ब्रिटिश टाइम का एक कॉलोनियलिज्म का सिस्टम का याद आता था कि ब्रिटिश एम्पायर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एक कमर्शियल कंपनी थी एक उस टाइम की, उसको मदद करने के लिए, मैनेज करने के लिए ब्रिटिश एम्पायर अमेरिका लंदन से पूरे दुनिया को कंट्रोल करता था, हमारे देश को भी कंट्रोल करता था। ये एक नया नॉर्म अभी स्टार्ट हुआ है, ये ऐसा पहले नहीं था। बट पहले क्या होता था कि एक अपनी सरकार लगा देते थे, अपनी जान पहचान की रजीम चेंज हो गई, यूनुस को लगा दिया, अब वो देश भाड़े में जाए कहाँ जाए उससे फर्क। देखिए कितना फर्क है यूनुस और वेनेजुएला के अंदर। बांग्लादेशी मर जाए, कट जाए, वहां पे रेडिकल आ जाए, उसका एक अलग रीजन है। वहां पे तेल है नहीं, वहां पे सिर्फ एक ही चीज वो भेज सकते हैं, वो है बांग्लादेशी, और कुछ नहीं भेज सकते। तो वहां से उनको इंटरेस्ट ही नहीं है कंट्रोल करने के लिए डायरेक्टली या कुछ हो गया। वहां उन्होंने गदर कर दिया है। उस गदर से क्या है, इंडिया को फर्क पड़ रहा है, चाइना को फर्क पड़ रहा है, उधर म्यांमार के आसपास में एक रीजनल डिस्टर्बेंस है जिसके अंदर तीन चार देश अभी उसके अंदर उस ट्रबल में है। सो ये उनका सिस्टम है, वहां पे उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। मगर वेनेजुएला में जहां पर तेल है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, टी थ्री 15% to 20% ऑफ वर्ल्ड रिजर्व्स, उसको कैसे उसको एक्सप्लॉइट करना है, राइट, वो ज्यादा फोकस है। तो इसलिए वहां पर ये पूरी कार्रवाई हो रही है। तो आई थिंक ट्रम्प ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है और उन्होंने सबको, दुनिया को बता दिया है कि अगर आप अपने देश को हमारे तरीके से नहीं चला सकते, खासतौर से मैं तो आज कहीं मैंने ट्वीट किया कि थैंक गॉड इंडिया के पास में कोई ऐसा रिसोर्स नहीं है, नहीं तो आज हमारा भी देश अमेरिका से चल रहा होता, अपने आप में चल रहा होता। लेकिन भारत हो, चीन हो, रूस हो, जो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं, उनके खिलाफ तो इस तरह की सैन्य कार्रवाई के बारे में सोच भी नहीं सकता अमेरिका। देखिए ये एक बड़ा मिथ्या है परमाणु बम वाला। जिस दो चीजें देखना, पाकिस्तान फॉर एग्जाम्पल, उसके पास भी परमाणु बम है, मगर उसने ऐसा खरीदा हुआ है उनकी पावर स्ट्रक्चर को कि वो एक्चुअली परमाणु बम अमेरिकन के हाथ में है। इट इज नॉट सो, उनका तरीका काम करने का दूसरा है। आप हमारे देश के कई पावरफुल लोग बार बार अमेरिका क्यों जाते हैं, वहां पे उनकी इन्वेस्टमेंट क्यों है, वो उनके कंट्रोल में क्यों है, क्यों सोरोस जैसे लोग हमारे देश के अंदर कंट्रोल करते हैं। अगर आज हमारी ये सरकार है, कल को ये चेंज हो जाती है, तो जो विदेश की नीतियां हैं वो अमेरिका डिक्टेट करेगा, वो काम हो जाएगा। तो आपको जरूरत नहीं है वहां पे जाने की, ठीक है। रशिया और चाइना के अंदर फर्क, सबसे बड़ा फर्क ये है कि चाइना ने अमेरिका की नीतियों का एक्सप्लॉइट करके आज वो नंबर 2 पावर पे पहुंचा है, ठीक है। अमेरिकन लालच था, ग्रीड ऑफ अमेरिका, कि सस्ता माल बनवाओ और जहां बन जाए। तो उन्होंने किसिंजर ने ये इन्वेस्टमेंट करी चाइना के अंदर, जहां से मैन्युफैक्चरिंग, चीप मैन्युफैक्चरिंग के बेसिस पे। जब ये लोग कहते हैं ना कि हम चाइल्ड राइट्स ये सब देखते हैं, हम वर्कर राइट्स देखते हैं, उन्होंने कुछ नहीं देखा। उनको ये चाहिए कि मेरे को सस्ता माल मिलना चाहिए, हमारे लोग सस्ते खुश रहें। वहां से वो माल बन के, हम इंडिया से नाइकी शू बन के जाता है, राइट, वो वहां से हमारे पास आता है तो दुगने तीने दाम पे बन के आता है। वही कपड़ा जो हम को बाजार के अंदर यहाँ पर 100 रुपए में मिलेगा, उसके ऊपर वो बैंड डाल करके जब लेकर के आते हैं तो वो 2000 रुपए का हो जाता है। ये जो 1000, 1500, 2000 रुपए का जो फायदा है, वो फायदा अमेरिकन डॉलर्स में अमेरिका को जाता है, इंडिया को नहीं आता है। सो वो जो कंट्रोल है, उन्होंने अलग अलग किस्म से कंट्रोल किया हुआ है। तो उनको जरूरत नहीं है इंटरवेंशन करने की। जहां इंटरवेंशन की जरूरत है वो कर दिया उन्होंने। पाकिस्तान, मैंने आपको एग्जांपल बता दिया कि पाकिस्तान के पास पे भी न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, बट उसने उनकी लीडरशिप को खरीदा हुआ है। और क्यों खरीदा हुआ है, कैसे खरीदा हुआ है, वो बाद में अगेन बात वही जैसे वेनेजुएला की है,
और कई देशों के अंदर है जहां के ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे, पॉलिटिकल पार्टीज के जो टॉप लीडरशिप के बच्चे हैं, वो जब वेस्टर्न कंट्रीज में पढ़ेंगे, रहेंगे, मिलिट्री लीडर्स हैं उनके बच्चे वहां रहेंगे, उनकी जो ब्लैक की कमाई है, जो गलत कमाइयां हैं, वो ऐसी ऐसी जगह उन कंपनियों में इन्वेस्ट होती है। तो जो लेवरेज है भाई, देश को, जो हमारा देश है 1.4 बिलियन पॉपुलेशन नहीं चलाता। इस देश को चलाने वाले गिनती के लोग हैं। जब आप गिनेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि कम से कम 1000, 2000, 4000 लोग। जब ये 4-5 हजार लोगों की फाइनेंशियल पावर, कंट्रोल उनके बच्चे विदेशों में हैं, तो जाहिर है जो कंट्रोल है वो उनके हाथ में है। सो दैट इज हाउ अमेरिका कंट्रोल्स। दे डोंट हैव टू इंटरवीन फिजिकली। रिजीम चेंज कर दो, पावर गिरा दो। आप देखो हमारे यहाँ पे जब भी इलेक्शंस होते हैं तो सोरोस की, हिंडनबर्ग वाली जो रिपोर्ट्स हैं वो एक टाइम पे आ जाती हैं, फिर हमारे गवर्नमेंट के ऊपर खिलाफ होता है। फिर आप लोग जैसे अभी वो न्यूयॉर्क का उनका ममदानी बना, वो कहता है कि भाई उमर खालिद को आपने जेल में डाल रखा है, ठीक है। सो 10 लेटर आ जाते हैं, और जो ये लोग लेटर लिख रहे हैं अगर आप देखोगे तो कई पॉलिटिकल पार्टीज के जो हमारे टॉप मेंबर्स हैं, वो उनके साथ में उनके अच्छे अच्छे रिश्ते हैं, अच्छी दोस्ती है। हर एक आदमी देख रहा है मौका कब मिले हम भी इस तरह पावर में नहीं आ सके तो उस तरह पावर में आ जाए। तो वैसे ही वेनेजुएला में है। और ये जेलेंस्की जो बच्चों की तरह है, उछल उछल करके ताली बजा रहा है कि अब रूस में भी अमेरिका को ऐसी ही कार्रवाई करनी चाहिए। कई जगह पर मैंने ट्वीट भी देखा कि जेलेंस्की के बारे में लोग कह रहे थे कि भाई रशिया अगर जेलेंस्की के साथ में ऐसा करे तो क्या हो। तो फ्रैंकली देखिए, रशिया ने किया था 2022 के अंदर, बट वो प्लान किसी न किसी रीजन से फेल हो गया। और उन्होंने भी काफी कोशिश करी है जेलेंस्की को खत्म करने की। और जेलेंस्की भी ऐसा नहीं, अभी रिसेंटली 5-6 दिन पहले जेलेंस्की अमेरिकन ट्रंप के साथ बात कर रहा था, ट्रंप ने पुतिन के साथ बात किया, और ऐसा लग रहा था कि वो पुतिन के साथ में है। जेलेंस्की अब उनके कॉन्फ्रेंस से निकल के आया और 91 यूएवीज लॉन्च हुए थे रशियन प्रेसिडेंट को, अपना क्या था, पुतिन को मारने के लिए। तो ये तो गेम इनका चलता रहेगा, और जेलेंस्की भी पूरी कोशिश कर रहा है, अमेरिका भी पूरी कोशिश कर रहा है, यूरोपियन यूनियन के टॉप लीडरशिप ये कोशिश करें कि पुतिन को निकाला जाए। बट आप पुतिन को निकालना, पहली बात है निकाल दोगे, बट वहां की जो सिस्टम है इट इज ओलिगार्क्स। जैसे अमेरिका के अंदर जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो उनके टॉप कोई 40-50 जो मल्टी बिलियनर लीडर्स हैं वो देश को चलाते हैं, वैसे ही रशिया को भी चलाने वाले ओलिगार्क्स हैं। पावर जो है सिर्फ पुतिन के हाथ नहीं है, वो उनके हाथ में पावर है। इट्स ऑल अबाउट मनी। तो वो पावर स्ट्रक्चर एक अलग पावर स्ट्रक्चर। चाइना अगर आप देखो, चाइना के अंदर अगर जी हट जाएगा तो दूसरा आ जाएगा। इट्स अ डिफ्यूज पावर स्ट्रक्चर। ये वो जी के ही हाथ में नहीं है पावर, तो कईयों के हाथ में पावर है। इट्स नॉट सो इजी टू डिस्प्लेस अ कंट्री एंड टेक ओवर अ कंट्री, और जब तक आप सभी नंबर 2, नंबर 3 लेयर्स के ऊपर आप काबू न करो। लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए, और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच आपका, और सभी दर्शकों का भी जुड़ने के लिए थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।